फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मी करो बंद। हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आयुष कामी अध्याय को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जहाँ से हमने छोड़ा था उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? त्रिविध दोष। त्रिविध दोष में क्या कहा गया है? वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। सभी को पता है कि कौन से तीन दोष है, कौन से तीन दोष है? वायु, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। समासतः मतलब यहाँ पे क्या हो गया? संक्षेप में शॉर्ट में बताया गया है कि तीन दोष है वात, पित्त और कफ। इसमें मैंने आपको बताया था कौन से टाइप के दोष होते हैं। एक होता है शारीरिक दोष और दूसरा होता है मानसिक दोष। तो शारीरिक दोष में कौन से दोष आएंगे? बताओ। आएंगे तीन दोष, ये जो हमारे त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ। उसके बाद क्या है? मानसिक दोष में कौन से दोष आते हैं? आते हैं दो दोष। क्या हो गया? रज और तम। ये क्या हो गए? रज और तम हो गए मानसिक दोष। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद क्या कहा गया है? विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनो अपि हन्नाभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रया। तो ये वाले जो श्लोक है इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है। ठीक है, तीनों दोष विकृत होने पर शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। सबको पता है, अगर विकृत हो जाएगा तो हानिकारक होगा, रोग उत्पन्न होगी। और अविकृत होने पर शरीर के लिए लाभकारक है। जो उनका नॉर्मल जो कार्य रहता है, नॉर्मल फंक्शन है, वो तीनों करते रहेंगे। ठीक है, ये वाले श्लोक का मीनिंग है। तो अभी ये जो विकृता अविकृता है, यही दोषों की अवस्थाएं हैं। ठीक है, साम्यावस्था इज अविकृता और विकृतावस्था इज विकृतावस्था। ये श्लोक के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, साम्यावस्था में क्या है? शरीर स्वस्थ बना रहता है। मतलब अगर दोष बैलेंस रहेंगे तो क्या रहेगा? शरीर स्वस्थ बना रहेगा, बल रहेगा, वर्ण ओज से पूर्ण, और इंद्रिय अपने विषय को ठीक से ग्रहण करती है। विषय जो है इंद्रिय का हो गया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये इंद्रिय के जो विषय हैं, ये क्या है? ठीक रूप से अपना अपना ग्रहण करेगी विषयों को। विकृतावस्था में क्या होगा? देखो, एक तो होगा बैलेंस रहेगा तो साम्यावस्था होता है। बट अगर बैलेंस खत्म हो गया, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, तो क्या होगा? विकृतावस्था होगी। तो उसमें क्या है? क्षय होगा और वृद्धि होगी। अब क्षय में तो पता ही होगा, क्षय मतलब जो उनका स्टेट है, बैलेंस स्टेट, उससे मतलब कम हो जाएगी मात्रा दोष की। तो क्या होगा? उसे बोलेंगे हम दोषों का क्षय हो जाता है। और जब अपना जो स्टेट है उससे वो बढ़ जाएंगे, एक्सीड कर जाएंगे, तो क्या होगा? वो वृद्धि हो जाती है, मतलब दोषों की वृद्धि हो गई। और यही क्या करेंगे? यही जो है रोगों का कारण होता है। ठीक है, अब उसका ही उस श्लोक का दूसरा पार्ट में क्या कहा गया था? देव व्यापिनो अपि, ये वाला जो श्लोक था, अब इसमें क्या बताया है? ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, पूरे ही शरीर में व्याप्त है। मतलब वात, पित्त और कफ शरीर में हर जगह आपको मिलेगा। बट क्या है? विशेष रूप से हृदय और नाभि के नीचे में वात, हृदय और नाभि के मध्य में पित्त और हृदय और नाभि के ऊर्ध्व में कफ का स्थान होता है। ठीक है, अब ये श्लोक में देखो, ते व्यापिनो अभी मतलब पूरे शरीर में व्याप्त है। पर क्या है? जो है यहाँ पे हन्नाभ्यो, मतलब इसमें क्या हो गया? इसमें हृदय भी आ गया और नाभि भी आ गई। उसमें क्या है? रधो मतलब क्या हो गया? नीचे का हो गया। मध्यो मतलब मध्य, ऊर्ध्व मतलब कि ऊपर, एंड संश्रय मतलब कि हो गया रहते हैं। मतलब ऐसा समझना, इसका में ये श्लोक का मीनिंग है। अब हृदय और नाभि के नीचे, तो यहाँ पे जो हृदय है, हृदय और नाभि है, हृदय और नाभि के नीचे वाला पार्ट, मतलब ये वाले पार्ट में कौन रहेगा? याद रखना, ये वाले पार्ट में वात रहेगा विशेष रूप से, मतलब मेनली वहाँ पे रहेगा। फिर मध्य में कौन सा है? मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे रहेगा पित्त। ठीक है, बीच वाले पोर्शन में। और जो हृदय और नाभि के ऊर्ध्व है, मतलब इतना जो पार्ट है, ये हृदय है एंड नाभि, इसके जो ऊर्ध्व का हिस्सा है, मीन्स ऑल दिस एरिया, मतलब हेड, और ये जो रीजन आएगा यहाँ पे क्या रहेगा? कफ का स्थान होगा। ठीक है, आई होप इससे समझ गया होगा आपको। फिर आगे क्या है? वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता, मतलब
वय आदि। अब वय आदि मतलब क्या हो गया, वय आदि का कहने का मतलब क्या हो गया, वय आदि। वय वय मीन्स हो गया आपका जो रहता है वृद्धा, मतलब मिडल एज हो गई, ओल्ड एज हो गई, और बाल्यावस्था, ये है वय। दिन, दिन पता है ये दिन क्या होता है, रात्रि भी पता है। भुक्त अन्न, भुक्त अन्न में जो हम खाना ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं, उसके अंतिम, मध्य और आदि काल, अंतिम लास्ट, मिडिल एंड जो पहले का काल रहता है, उसमें वातादि की प्रबलता होती है। वातादि मीन्स वात आदि, वात पित्त कफ, मतलब किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग वर्ड, मतलब जो ऐसे सीक्वेंस में लगे रहते हैं, उसका सीक्वेंस का स्टार्टिंग जो वर्ड रहेगा वो पहले लिख दिया जाता है। आदि मीन्स और उसके आगे का सीक्वेंस इज आदि, मतलब इसको ऐसे कहा है। जैसे यहाँ पे भी देखो वय आदि लिख दिया है, मतलब ये कंबाइन कर दिया, इसकी संधि कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, वय, दिन, रात्रि और भुक्त का जो अंतिम रहता है, मतलब इन सभी का, ये जो सभी टाइम है, उसका जो लास्ट वाला जो टाइम रहेगा, उसमें क्या प्रधान रहेगा, वात प्रधान रहता है, मतलब वात की प्रबलता रहती है। फिर मध्य का भाग, जो मतलब जो मिडिल वाला जो टाइम रहेगा, बीच का समय रहता है, उसमें क्या होएगा, पित्त प्रधान रहता है। और आदि, आदि मीन्स प्रायर, जो पहले का रहता है, उसमें कफ प्रधान रहेगा, ठीक है। अब ये इसको देख लो, टेबल के हिसाब से भी देख लो क्या बताया गया है। ये वय है, वय वाले हिस्से में दिस इज वय, ये पूरा वय है। इसमें क्या पता है, वात की प्रबलता कब रहेगी, वृद्धावस्था। आप देख लो ओल्ड एज रहता है तो उसमें जो भी बोन से रिलेटेड चीज़ें रहती है, क्योंकि बोन्स में कैसे रहेगा, वात प्रधान रहता है, तो बोन से रिलेटेड डिजीजेस ज़्यादा होती है। वृद्धावस्था में तो मतलब वात प्रधान रहता है, तो आप अगर वृद्धावस्था में देखने जाओगे तो वात के कारण जो रोग हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। युवावस्था, युवावस्था मीन्स हमारी जो अडल्ट हुड रहता है, जो मिडिल एज रहती है, उसमें आप देखोगे पित्त के जो, पित्त से रिलेटेड जो रोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये प्रधान होता है, ठीक है, इसकी प्रबलता रहती है। प्रधान नहीं, मतलब इसका प्रकोप होता है। बाल्यावस्था, जो हम लोग जब चाइल्डहुड रहता है तो वहाँ पे कफ की, जैसे सर्दी, खांसी, यही सब ज़्यादा चीज़ दिखता है, तो वो कफ के कारण हो। ये वय हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, देख लो दिन, देख लो पहले दिन का क्या है, दिन का टाइम है ये। तो हमारा जो पूरा दिन है उसमें कब रहेगा, सायकाल मीन्स जो शाम का समय रहेगा, उसमें क्या आपको वात प्रधानता दिखेगी। फिर मध्यवस्था, जो मध्य रहेगा, दिन का मध्य मीन्स आफ्टरनून, उसमें क्या रहेगा, पित्त प्रधान रहेगा। मतलब देखो पित्त प्रधानता के कारण हमारे इसमें पूरे जो आफ्टरनून में रहेगी एनर्जी बनी रहती है। फिर पूर्वाह्न जो है, इसमें देखो जो मतलब मॉर्निंग का टाइम है, उसमें कफ के कारण हम लोग थोड़ा सा स्लो रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं हम लोग, तो कफ की प्रधानता रहेगी। फिर क्या है, रात्रि। रात्रि में देखो क्या बताया गया है, ये रात्रि वाला कॉलम, तो रात्रि के जो अंत में है, रात में भी जो अंतिम है वहाँ पे क्या रहेगा, वात बढ़ा रहेगा, वात की वृद्धि होगी। फिर मध्य में किसका होगा, पित्त की, और आदि में क्या होने वाला है, कफ की वृद्धि होगी। फिर भुक्त अन्न, जो हमने आहार ग्रहण किया है, उसमें कैसा होता है, ये आहार ग्रहण वाला कॉलम है, आहार ग्रहण है। आहार ग्रहण में क्या करते हैं हम, आहार ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो पाचन के बाद मीन्स जब डाइजेशन हो गया हो, उसके बाद क्या है, वात बढ़ेगा। डाइजेशन होने के बाद, ये भी आप आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे वात बढ़ रहा है। पाचन के समय क्या होगा, जब पाचन का टाइम होता है, डाइजेशन जब होता है, तब क्या होता है, पित्त बढ़ता है। फिर आहार सेवन के बाद, आहार जब सेवन हो गया, मतलब बिफोर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन होने का है, मतलब आहार सिर्फ हमने सेवन किया, आहार हमने खा लिया है, आमाशय में पहुंच गया है, तो क्या बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप ये टेबल के हिसाब से भी इसको कर सकते हो। श्लोक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, श्लोक मैं एक बार ये आपको पढ़ के बता देती हूँ कौन से श्लोक में बताया गया है ये। वयो अहो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिगाह क्रमात्, मतलब वही बताया गया इस श्लोक का, यही है, वही दिन रात्रि भुक्त अन्न के अंतिम, मध्य और आदिकाल में वातादि की प्रबलता होती है। ये वाला श्लोक है, तो आप इससे टेबल वाइज आप समझ लेना कि भाई क्या क्या है, बहुत इजी पार्ट है। आगे क्या बोला है, दोष अनुसार अग्नि के भेद। अभी दोष के अनुसार देखो अग्नि के भेद क्या है, तय भवेत विषम
तीक्ष्णो मंदशाग्नि समय समः। ठीक है, अब देखो दोष कौन से, वात पित्त कफ। अब इसमें जठराग्नि की स्थिति कैसे होगी, वात के कारण अग्नि कौन सी रहती है, विषमाग्नि। विषमाग्नि कहने का मतलब, अब देखो कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लेते हैं। ये चूल्हा है, ठीक है, इसमें ये खाना पक रहा है। तो अब वात के कारण होता है कैसा, जब हवा चलती है, इसको मतलब समझ के देखो एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसा होता है। हवा चलती है तो क्या होता है, जो अग्नि रहती है वो कभी, ये जो चूल्हा है, कभी चूल्हे में जलती है, कभी क्या होती है चूल्हे के बाहर भी कभी कभी चलती है। आपने देखा होगा हवा चलती है, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो इसमें जो खाना पक रहा है तो वो कभी अच्छे से पकेगा, कभी नहीं पकेगा। जहाँ पे जिससे प्रॉपर अग्नि मिलेगी तो अच्छे से पकेगा, और अगर देखो इधर उधर होएगा तो अग्नि खाना अच्छे से नहीं पकेगा। उसी प्रकार क्या होता है हमारे ही इसमें, अगर वात के कारण क्या होता है, कभी जो हमने आहार ग्रहण किया है उसका पाचन जो है कभी अच्छे से होता है, कभी अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है वात के कारण जो जठराग्नि की स्थिति वो कैसी रहती है, विषमाग्नि रहती है। फिर पित्त के कारण क्या कहा गया है, तीक्ष्णाग्नि। अब तीक्ष्णाग्नि क्यों कहा गया है, क्योंकि पित्त का गुण होता है, क्योंकि वो क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण होने के कारण अग्नि तीव्र होती है, अग्नि को ये तीव्र करता है, पित्त अग्नि को तीव्र करता है, इसलिए कहा गया है तीक्ष्णाग्नि। उसके बाद क्या है, कफ में क्या कैसे कहा गया है, कैसी रहती है, मंदाग्नि रहती है। मंदाग्नि बोलने से क्यों, कफ क्या है, शीत और गुरु है, शीत है और गुरु है। इसके क्या कारण क्या होता है, जो अग्नि है उसको क्या करता है, वो मंद कर देता है, अग्नि को मंद कर देता है, इसीलिए कफ के कारण जो अग्नि रहती है मंदाग्नि। इसका मतलब ये है कि जो खाना पचने का समय है, जिस टाइम पे खाना पचता है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा खाना पचने के लिए। क्यों, क्योंकि कफ के कारण मंदाग्नि कैसी है, कफ के कारण अग्नि कैसी है, मंदाग्नि हो जाती है। मंद के कारण खाना पकने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब सम अभी सम दोष, अगर ये तीनों जो है वात पित्त और कफ ये साम्य अवस्था में रहेंगे तो अग्नि कैसी रहेगी, समाग्नि रहेगी। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मतलब वात के कारण विषम अग्नि है, मतलब खाना कभी पकेगा, मतलब आहार का पाचन कभी अच्छे से होगा, कभी अच्छे से नहीं होगा। पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि है, मतलब अच्छे से जल्दी से तीव्र हो जाएगा खाने का पचन, और कफ के कारण मंदाग्नि है, मतलब खाना पचन को टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, दोष अनुसार कोष्ठ के भेद। कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्यो मध्यः स्यात्तै समयरपि। मेरा नाम बहुत ही बार आता है यहाँ पे, हर जगह मृदु मृदु मृदु, कोई बात नहीं, आई एम प्राउड ऑफ इट। फिर क्या है, वात पित्त और कफ में अब कोष्ठ। अब ऐसा बोल सकते हो, अभी हमारा नेचर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा रहता है। तो वात की प्रधानता के, वात अगर प्रबल रहता है, तो अब मैं यहाँ पे प्रबल बोल रही हूँ, मतलब ऐसा क्या है, कोई एक व्यक्ति में दोष तो तीनों रहते हैं, बट कोई दोष जो है वो प्रधान रहता है। ठीक है, वो ज़्यादा प्रबल रहेगा। तो वात अगर प्रबल है शरीर में, मतलब तो उसके कारण होगा नेचर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्रूर होता है, क्रूर। पित्त के कारण क्या होगा, मृदु हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट रहता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कफ के कारण क्या होता है, मध्य होता है। और सम दोष, अगर जो दोष है वो वेल बैलेंस्ड है, ठीक है, तो क्या रहेगा, मध्य, मतलब जिस मनुष्य के शरीर में बैलेंस, तीनों दोष बैलेंस्ड है, साम्य अवस्था में, तो क्या हो जाएगा, मध्य अवस्था में रहेगा। अब देखो प्रकृति निर्माण एवं भेद, मतलब प्रकृति का निर्माण कैसा होता है, उसके टाइप्स देखेंगे कि श्लोक क्या बताया गया इसमें, शुक्र आर्तव स्तै जन्मार्दौ विषेनेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीन मध्योत्तमाः पृथक् समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। अब देखो क्या कहा गया है श्लोक में, जन्म के आदि में शुक्र और आर्तव में जिस दोष का प्राबल्य होता है उसी के अनुसार हीन मध्यम और उत्तम तीन प्रकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, जन्म के आदि मतलब जो है गर्भाधान के टाइम पे
गर्भाधान के टाइम पे जो पुरुष बीज है, ठीक है, पुरुष बीज मतलब क्या हो गया, शुक्र, ठीक है, और स्त्री बीज मतलब क्या हो गया, आर्तव। आर्तव में जिस दोष की प्राबल्य होगा, मतलब जिस दोष की प्रधानता रहेगी, उसी के अनुसार प्रकृति का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा दोष का जो निरुक्ति है, जो भी डेफिनेशन है उसका क्या है, दूषयन्ति इति दोषः, मतलब जो दूषित करता है उसे दोष बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, प्रकृति का निर्माण कैसे होगा, मतलब जो दोष प्रधान रहेगा उसी हिसाब से उसकी प्रकृति, मतलब दोषों से निर्माण होती है प्रकृति, ठीक है। बट अब दोष तो दूषित करता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया वो हमारे शरीर को भी दूषित करेगा, ठीक है। अब इसको बताने के लिए एग्जाम्पल, इसी पॉइंट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया। देखो क्या है, विष से उत्पन्न कृमि, जो विष से उत्पन्न हुआ जो वॉर्म है, जो विष से उत्पन्न होते हैं, विष में ही जीवित रहते हैं, मतलब ये जो कृमि है उनमें तो विष प्रेजेंट रहता है, बट वो मरते नहीं हैं। ये कभी सोचा है क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विष है, जो पॉइजन है, वो उनके शरीर में साथ में है, ठीक है, उनके लिए घातक नहीं है, मारक नहीं है। बट अगर कोई और जीव आ जाएगा, आप उसको किसी और जीव के संपर्क में ही विष आ गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो जीव तो मर जाएगा। बट कृमि में विष प्रेजेंट होते हुए भी कृमि मरता नहीं है, क्योंकि वो जन्म से ही साथ में है। वैसा ही यहाँ पे होता है। दोष क्यों नहीं दूषित, मतलब वो हमारे शरीर को हानि क्यों नहीं पहुँचाते, क्योंकि क्या है, जन्म से, वो जन्म से ही प्रेजेंट रहते हैं और जन्म से ही हमारे प्रकृति का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर को साथ में रहते हैं, इसीलिए वो हमारे शरीर को घातक नहीं रहते, ठीक है। ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया हो। आगे क्या है, प्रकार में क्या बताया गया है, एक दोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज। एक दोषज को समझते हैं, ठीक है। एक मतलब कि किसी एक दोष की प्रधानता रहेगी, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लोग टाइप्स निकालने जाएंगे तो दोष 3 है, वात पित्त कफ, तो हर एक की प्रधानता हो जाएगी। तो एक दोषज के कितने टाइप्स हो जाएंगे, वातज, पित्तज, कफज, 3, ठीक है। वातज मतलब क्या हो जाएगा, वात की प्रधानता, पित्तज मतलब पित्त की प्रधानता, और कफज मतलब क्या हो गया, कफ की प्रधानता। अब वातज को क्या कहा गया है कि ये हीन प्रकृति होती है, मतलब जिस व्यक्ति की प्रकृति वो वातज प्रकृति है वो हीन हो जाएगा, ठीक है। पित्तज जो है उसकी मध्यम हो जाएगी और कफज की जो है वो उत्तम हो जाएगी। आगे द्विदोषज, द्विदोषज में भी अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 दोष की प्रधानता रहेगी, 3 में से 2 की प्रधानता रहेगी। अब ये भी हम इसके टाइप्स निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बारी वात पित्तज, एक पित्त कफ हो गया और एक वात कफज, मतलब यहाँ पे वात पित्त की प्रधानता, पित्त कफ की, और यहाँ पे कफ पित्त की प्रधानता रहेगी। ओवरऑल मतलब ये पूरा जो द्विदोषज को क्या कहा गया है, निंदित। श्लोक में भी देख लो, यहाँ पे क्या कहा है, निंद्या द्विदोषजाः, इसको निंदित बताया, ठीक है। अब आगे त्रिदोषज, त्रिदोषज मतलब कि तीनों की प्रधानता रहती है, वात पित्त कफ तीनों की, मतलब वो क्या हो गई, सम प्रकृति, सम धातु प्रकृति हो गई, ठीक है। धातु मतलब कि दोषी है, यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट मतलब दोष को ही लिया है, ठीक है। तो श्लोक में देख लो, सम धातु समस्तासु श्रेष्ठ, मतलब सब में क्या हो गया, सम धातु, मतलब सम दोष जो प्रकृति है वो श्रेष्ठ हो जाएगी, सबसे श्रेष्ठ है सब में, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग इसको पूरा निकालने जाएंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास मिलके 7 प्रकृति हो गई, ठीक है। आगे क्या है, वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण, ठीक है। वात के गुण में क्या कहा गया है, तत्र रुक्षो लघु शीतखरः सूक्ष्म चलो अनिलः, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रुक्ष क्या कहा गया है, रुक्ष मतलब क्या हो गया, ड्राई, ठीक है। लघु मतलब हो गया लाइट, शीत मतलब हो गया कोल्ड, खर मतलब हो गया रफ, सूक्ष्म मतलब हो गया कि सटल, मतलब कि आप बोल सकते हो जो माइन्यूट है, विच इज़ वेरी फाइन। चल मतलब कि जो यहाँ पे बोला है मोबाइल, मतलब जो चलनात्मक गुण होता है, ठीक है। तत्र रुक्षो लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल, और अनिल मतलब क्या है, वात, वात का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है, अनिल, तो अनिल के गुण हो गए। तो इस श्लोक को आप लर्न कर लेना, रुक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म, ऐसे
ऐसे ऐसे लर्न करने जाओगे तो याद नहीं रहेगा। श्लोक लर्न कर लो तो इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। फिर पित्त के गुण में क्या कहा गया है, पित्तम सस्नेहति क्षणो क्षणम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, ठीक है। इसमें क्या कहा है, स्नेह मतलब क्या हो गया, ऑयली रहता है। तीक्ष्ण मतलब क्या हो गया, शार्प रहेगा ये, ठीक है। फिर लघु, लघु मतलब हो गया लाइट। विस्त्र मतलब कुछ एक इसका स्मेल रहता है, स्पेसिफिक स्मेल रहता है, मतलब स्मेली रहता है। सरम मतलब फ्लोइंग, मतलब जो फैल सकता है वो। द्रवम, द्रवम मीन्स लिक्विड। फिर कफ के गुण में क्या कहा गया है, स्निग्धः शीतो गुरुर मंद श्लषणो मृत्सन स्थिरः कफः। कफ के गुण में क्या है, स्निग्ध मतलब कि जो स्मूथ भी है ऑयली भी है। अंशियस, अंशियस मतलब क्या हो गया, यही मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्मूथ एंड ऑयली, और आप ऐसा भी बोल सकते हो जो ग्रीसी है उसको अंशियस बोला गया है, ठीक है। शीत मतलब क्या हो गया, कोल्ड। गुरु हैवी। मंद मतलब कि जो स्लो है। श्ल क्या वहाँ पे बताया है, श्लषणु, देखो गलत हो गया यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में। श्लषणु मतलब क्या हो गया, स्मूथ, ठीक है। मृत्सन स्टिकी, जो स्टिकी रहता है, कफ स्टिकी रहेगा, उसके गुण है ये। स्थिर मतलब कि जो स्टेबल रहेगा, ठीक है, वो फैलता नहीं है ना, स्थिर रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, कफ का मतलब क्या, कफ के गुण क्या हो गए, स्निग्ध शीत गुरु मंद श्लषणो मृत्सन स्थिरः कफः, ठीक है। ये श्लोक भी लर्न कर लेना, ये श्लोक भी लर्न कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या है, ये 3 श्लोक और उसके आगे ये 4 श्लोक एक साथ बताए हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, देखो, संसर्गः सन्निपातश्च तद द्वित्रिशय कोपतः। इसका समझो श्लोक का मतलब, संसर्ग और सन्निपात, इसको क्या कहा गया है, संसर्ग मतलब क्या होता है, 2 दोषों के एक साथ, कोई भी 2 दोष, वात पित्त कफ में कोई भी 2 का क्या एक साथ, मतलब साथ में क्षय और वृद्धि होना, या तो उसकी एक साथ क्षय होंगे या तो एक साथ वृद्धि होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, जैसे वात है और पित्त है, तो ये दोनों एक साथ इनका या फिर क्षय होगा या फिर वृद्धि होगी, तो उसको हम तब क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं संसर्ग, ठीक है। अब सन्निपात मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, तीनों दोषों का क्या होता है, एक साथ क्षय होता है और एक साथ वृद्धि होगी, ठीक है। श्लोक में वही क्या है, तद द्वित्रिशय कोपतः। द्वि मतलब हो गया संसर्ग के लिए, और त्रि हो गया सन्निपात के लिए, और क्षय कोपतः या फिर एक साथ क्षय होगा या फिर एक साथ उसका प्रकोप होगा, मतलब हो गया संसर्ग और सन्निपात। आगे क्या है, सप्त धातु। सप्त धातु में क्या बताया है, रसासुरु मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातवः सप्तदुष्या। पता ही है 7 धातु कौन कौन से हैं, रस, अश्रु, ये हो गया मतलब रक्त, अश्रु मतलब क्या हो गया, रक्त, उसका पर्यायवाची नाम है। मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्राणी, शुक्र हो गए, ये हो गए कौन से, हमारे हो गए 7 धातु। अब 7 धातु को क्या कहा गया है, सप्तदुष्या। सप्त, अब दूष्या वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, दूष्या इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि दोषों द्वारा ये जो धातु है, दोषों द्वारा ये क्या होते हैं, दूषित होते हैं। दोषों द्वारा दूषित होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, दूष्य कहा गया है, ठीक है। मल, अब मल में क्या कहा है, मला, मूत्र, शकृत, स्वेदा, दयो, अपीछ, मतलब मल कौन कौन से हैं, 3 मल हैं। मल कौन से हो जाएंगे, बोलो, मूत्र, शकृत, मूत्र मतलब हो जाएगा यूरिन, शकृत इज फीसेस, या आप स्टूल भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड स्वेद, स्वेद मतलब हो गया स्वेट, ये हो गया 3 जो है ये मल है, ठीक है। अब आगे क्या है, दोषादि के वृद्धि एवं क्षय हेतु, मतलब क्षय हेतु कारण अभी देखो क्या है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, देखो इसको अच्छे से। वृद्धि समाने ही सर्वेषां विपरीते विपर्यय, मतलब क्या हो गया, श्लोक का मीनिंग क्या है, यह सिद्धांत, मतलब ये एक सिद्धांत है, सामान्य विशेष का ये सिद्धांत है, ठीक है, कि बात है कि
सर्वदा मतलब क्या, हमेशा, याद रखना, सर्वदा समान भावों की वृद्धि ही होगी। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, समान भावों की वृद्धि होगी मतलब समान के साथ समान जो भाव है, भाव आप यहाँ पे कौन लोगे, भावों को आप ले लो, दोष, धातु, मल, ये क्या हो गए, भाव हो गए, ठीक है। इसके साथ अगर समान भाव आ गया, समान भाव के साथ समान भाव आ गया तो क्या, हमेशा ही वृद्धि होगी, मतलब बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चावल के दाने ले ले रहे, ठीक है, अगर एक चावल के दाने में दूसरा चावल का दाना मिला दोगे तो वृद्धि होगी ना, 2 बन जाएगा, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब वृद्धि होती है, ठीक है। तो समान भावों से समान भावों के साथ अगर समान भाव लाओगे तो वृद्धि होगी। एंड इसका जो अपोजिट है, अपोजिट क्या हो गया, विशेष, विशेष मतलब क्या, जो भिन्न है, से क्षय होगा। मतलब अगर किसी अलग चीज़, अभी अगर आप इससे एक चावल का दाना ले लो, उसके साथ एक आप कोई दाल का दाना लो, अगर वो इनको मिलाएंगे तो क्या, चावल की मतलब चावल कम हो गया ना, उसका क्षय हो गया। मतलब विशेष मतलब अगर किसी अलग के साथ अलग को मिलाओगे तो क्या होगा, क्षय होगा। तो ये हमेशा याद रखना, एंड श्लोक इज इम्पॉर्टेंट, इसको भी याद रखो, ठीक है। अब सामान्य के टाइप्स देखेंगे और विशेष के टाइप्स देखेंगे। सामान्य अभी देखो कितने टाइप का होगा। सामान्य कैसा हो गया, द्रव्य समान होगा, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य होगा और कर्म समान हो गया, ठीक है। ये हो गए सामान्य, कितने टाइप के हो जाएंगे, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होगा। अभी द्रव्य सामान्य में क्या होगा, अगर शरीर में मांस धातु कम हो गया है शरीर में, तो अगर हम मांस धातु कम हो गया है, अगर मांस धातु कम होने पे हम मांस का प्रयोग करते हैं, शरीर में मांस धातु कम हो गया है, उसमें मांस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर में मांस की वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या, सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो गई। हमारे शरीर में मांस कम था, हमने मांस दे दिया भाई, मांस की वृद्धि हो गई। इसमें आप दूसरा एग्जांपल दे दो, अगर किसी के बॉडी में रक्त का लॉस हो गया है, रक्त कम हो गया है, तो उसको रक्तपान कराओगे तो रक्त की वृद्धि हो जाएगी शरीर में। तो ये क्या हो गया, द्रव्य, क्योंकि क्या है, ये जो मांस है, रक्त, ये क्या है, द्रव्य है, ठीक है। अब क्या हो गया, गुण, गुण सामान्य में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लो, घृत है, ठीक है। घृत का सेवन करते हो, घृत का अगर आप सेवन करते हो तो क्या हो जाएगा, शुक्र की वृद्धि होगी, शुक्र धातु की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लो, हाँ, शुक्र धातु की वृद्धि होगी। अब ये कैसे होगा, जो घृत के गुण है और शुक्र के गुण है वो सेम है, तो गुण से सेम गुण से सेम गुण की वृद्धि होगी, ठीक है। अब कर्म सामान्य को कैसे करेंगे, वात का गुण देखो, वात का गुण क्या होता है वो छोड़ो, पहले ये देखो, अगर कोई जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा चलता है, ज़्यादा चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वात की वृद्धि होगी। मतलब क्या हो गया, चल क्या है, वात का गुण है, वात का गुण क्या कैसे हो गया, तत्र रुक्ष लघु शीतखर सूक्ष्म चल अनिल, मतलब क्या, चल गुण है। तो अगर कोई मनुष्य जो है वो ज़्यादा चल रहा है तो उसके शरीर में क्या हो जाएगी, वात दोष की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब विशेष को समझते हैं। विशेष में भी एग्जैक्टली ऐसा ही बताया गया है, द्रव्य विशेष हो गया, गुण विशेष हो गया, और क्या हो गया, कर्म विशेष। इसको भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहले इसमें क्या बताया है, द्रव्य विशेष। अब देखो, अस्थि क्या है, अस्थि अलग है ना, कि मान से सेम है, अस्थि मान से अलग है, ठीक है। तो अगर शरीर में मांस धातु बढ़ गया है, शरीर में मांस जो धातु है वो बढ़ गया है, तो उससे भिन्न अगर हम लोग अस्थि का प्रयोग करते हैं, अस्थि धातु का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मांस का क्षय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुण, गुण में देखो अभी क्या है, वात, वात का गुण क्या होता है, वात होता है रुक्ष, वात कैसा होता है, वात का गुण है रुक्ष। तो इससे भिन्न हम लोग अगर तेल का उपयोग करते हैं, तेल का गुण क्या होता है कि वो क्या होता है, स्निग्ध हो जाएगा, वो ऑयली हो जाता है, ठीक है।
रुक्ष मतलब ड्राई हो जाएगा, ये स्निग्ध होता है। तो अगर किसी के शरीर में वात बढ़ गया है, वात दोष बढ़ गया है, इसका मतलब क्या, उसका गुण रुक्ष भी बढ़ा होगा क्योंकि वात का गुण है। तो अब हमको क्या करना है, वात का क्षय कराना है। वात का क्षय कराना है तो क्या, तेल का उपयोग होगा, क्योंकि क्या, इसके अपोजिट जो गुण है स्निग्ध, वो तेल से क्या स्निग्धता बढ़ जाएगी तो वात हो जाएगा कम। ये हो गया क्या, गुण विशेष, मतलब गुण का क्षय हो गया। अब आखिरी क्या है, कर्म। बहुत ज़्यादा घिचर पिटर हो गया है। कर्म विशेष में क्या बताएंगे, मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर कोई इंसान ज़्यादा चल रहा है, चलने से क्या हो गया, वात बढ़ रहा है। अब हमको क्या करना है, वात विषय, वात को अगर क्षय कराना है तो क्या हो जाएगा, बैठने लगो, बैठ जाओ, बैठ जाओ या सो जाओ। सोने से क्या हो जाएगा, वात का क्या है, क्षय हो जाएगा। मतलब कर्म है ये, क्या जो है ये कर्म है, मतलब कर्म के अगर हम लोग अपोजिट कर्म यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्षय। तो ये था सामान्य, 3 टाइप के सामान्य, विशेष 3 टाइप के विशेष है। ये तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे बता दी, इसका और अच्छे से डिटेल में हम लोग बाकी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड करने से पहले आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो आज के इसमें क्या है, डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। तो दूसरों के बिहेवियर से आपको मतलब अपने खुद का जो अपने अंदर का पीस है उसको डिस्ट्रॉय होने नहीं देना, ठीक है। लोग जो कहते हैं वो कहने दो, जो गलत बोलते रहेंगे वो तो बोलते ही रहेंगे। आपको खुद स्ट्रॉन्ग रहना है, आप जो कर रहे हो वो अच्छे से करो, सब कुछ अच्छा होगा। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।